अब देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 हिस्ट्री का ये पहला सवाल है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कौन कौन से इनमें सही है ये बताना है। तो मेरा सीधा यहाँ पे राज्य का नामित राजस्व दाता ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ करेक्ट है। और देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन फिर सही हो जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, इंग्लिश में इसको पहले टिक कर दें, जस्ट मोमेंट। ओके, इंग्लिश में ये रहा आपका और ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध हैं और लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। नहीं, दोनों सही नहीं है। देखते हैं तीसरा, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। यस, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही है आपका, ओनली थर्ड सॉरी। तो थर्ड है हमारा सी में, सी इज राइट आंसर 22 का सी। ये यहाँ पे भी टिक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 23rd, क्वेश्चन नंबर 23rd। अब देखिए यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के बाद क्या क्या असर पड़ा भारत पे, उसके बारे में दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन देखिए ये कहता है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। यस, ये करेक्ट है। भारत के वस्त्र उद्योगों मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। ये करेक्ट नहीं है। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। नहीं, हर जगह नहीं बिछाई गई थी और डलहौजी के आने के बाद बिछाई गई हैं। देन फोर्थ, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाए गए थे। नहीं, तो ये भी सही नहीं है। तो डी भी सही नहीं है, बी सी और डी तीनों सही नहीं है। तो ऑप्शन ए पहला ही आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 24, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, और दूसरा कहता है महेंद्र वर्धन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, और तीसरा प्रांतिक वन द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, चौथा कहता है गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। क्रॉनिकल ऑर्डर में इनको सबको अरेंज करना है। तो पहला कौन सा आएगा, दूसरा, फिर क्या आएगा इसका, फिर आएगा चौथा, फिर पहला और फिर तीसरा। 2 4 1 3 का ऑर्डर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 2 4 1 3 ऑप्शन सी में दिया, तो सी इज करेक्ट, राइट आंसर है। 25 नंबर देखिए, हुंडी क्या है। तो हुंडी के बारे में क्या सही है, विनिमय पत्र होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 26 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे भी टिक कर देते हैं, ये हमने टिक नहीं किया था इंग्लिश में। और हम पहुँचते हैं 26 नंबर सवाल, कहता है स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशीय कथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। इस पुस्तक के औपनिवेशिक राज्यों द्वारा मस्तिष्क की सामक विजय के विरोध में चेतावनी दी है पुस्तक ने। ओके, ठीक है। दूसरा, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। ये भी ठीक है। देशकर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था। ये भी ठीक है। ये भी तीनों सेंटेंस सही हैं। तो पहला सॉरी डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट इज 27 नंबर, गांधी इरविन समझौते के बारे में क्या क्या है ये सही है, ये बताना था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ठीक है। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए हैं अध्यादेशों को वापस लेना, ये भी ठीक है। तो क्या सही नहीं है, तीसरा देखिए, पुलिस जातियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये सही नहीं है, ठीक है। और चौथा क्या कहता है, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। चौथा भी सही है। तो इसका मतलब ये होगा तीसरा सही नहीं हुआ, और तीसरा सही नहीं हुआ तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 28 नंबर सवाल पे। एस्पर समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी भाई, इसको भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको देखना पड़ेगा। 29 नंबर देखिए, भारत के इतिहास के अंदर में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप क्या शब्द निर्देशित करते हैं।
भूमाप, तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट देखें 30 नंबर, किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। इसका कथन है ये हर्षवर्धन का, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। कहता है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखें, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखवां बाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो शिक्षा पाने का अधिकार से इसका रिलेशन कुछ नहीं था। सहमति की आयु, कंसेंट आयु, ये जो कंसेंट से रिलेशन था यहाँ पे, और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। 2 और 3 सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। ओह माय गॉड, इससे पूछा कि नील की खेती खत्म होने का कारण क्या हुआ? तो यहाँ पे 2 देखें, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, ऑप्शन बी आपका सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था? नहीं, ये सही नहीं है। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था, ऑप्शन बी आपका सही है। क्योंकि एक ही छांटना था तो इसे दूसरी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 35, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव में से किस घटना का विवरण था? तो ये था 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट 36, भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार किए। पाणिनि पुष्यमित्र संघ से संबंधित थे, अमर सिंह राजवंश से संबंधित, कालिदास चंद्रगुप्त 2 से संबंधित थे, तो ये तीसरा तो सही है, बाकी 2 सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। 37, प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में क्या सही है ये बताना है? तो देखिए, इनवाइट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग नहीं। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा भी सही नहीं है। तीसरा, शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवंशिक रूपांतरण, ये भी सही नहीं है। चौथा देखिए, स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास, सॉरी, तीसरा भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है। अब बचता है डी, 97 सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट है। 38, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में सवाल है। एआई रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो औद्योगिक इकाई में विद्युत की खपत कम करना इसका एक उपयोग है कि हाँ है। सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना नहीं, इससे इसका कोई लिंक नहीं है। रोगों का निदान ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन, और चौथा विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, तो ये तो ठीक है, फिफ्थ तो ठीक है, बट दूसरा और पांचवा इसका सही नहीं है। दूसरा और पांचवा सही नहीं है। टेक्स्ट टू स्पीच में इसका उपयोग होगा, तो दूसरा और पांचवा सही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। वीएलसी टेक्नोलॉजी के बारे में है, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो वीएलसी 375 से 780 एनएम वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंगदैर्ध्यों का उपयोग करती है, ठीक है। और उसका वीएलसी को दीर्घ प्रकाशीय बेतार संचार के रूप में जाना जाता है, नहीं, दूसरा सही नहीं है। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, वीएलसी को ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है, ये ठीक है। और चौथा भी सही है, दूसरा भी और पहला भी, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट है। अब हम चलते हैं 40 नंबर सवाल। ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में सवाल पूछा गया है, कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है,
दूसरा सही नहीं है। और तीसरा क्या कहता है, ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। ये ठीक है। तो 1 एंड 3 आर करेक्ट। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन डी आपका राइट है। 41 क्या कहता है, कार्बन ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको मानव शरीर में औषधि और प्रतिजनों के भावकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो ऑप्शन पहला तो सही है स्टेटमेंट, सॉरी। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में प्रयोग किया जा सकता है। ये भी ठीक है। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। 4 देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती हैं, बायोडिग्रेडेबल होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, पेस्टिसाइड। सक्रिय ज्वालामुखी को मुखों का निरीक्षण करना, ठीक है। और डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्रित करना। तकनीकी वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो ये सब कुछ किया जा सकता है, गैस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपका ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 43, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्षयानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिनमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किस से संदर्भित करता है। तो लीजा पाथफाइंडर को। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट इज 44 नंबर सवाल, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है ये। देखना कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। भाव भी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, नहीं। नेक्स्ट इस व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, यस। और तीसरा, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शुकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है, नो। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इस तरह से ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 45, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। तो देखिए, यहाँ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरे के साथ। ऑप्शन बी इज राइट। 46 कहता है कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, ऑप्शन पहला इसका सही है। नाउ 47 कहता है कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज भित्तियाँ होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, सेल वॉल होती है प्लांट सेल में। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो दूसरा सही नहीं है। लेकिन तीसरा देखिए, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहद राजधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में छोटी छोटी वैक्यूल से राजधानियाँ होती हैं। तो थर्ड भी स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा गलत है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा सही हो गया, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी राइट हो गया। और देखिए, बेंजीन प्रदूषण जो है, इस पे सवाल पूछा गया है, ये हिंदू में आया था आर्टिकल। तो स्वचालित वाहन द्वारा निष्क्रमित होते हैं ये, ऑटोमोबाइल में हाँ होते हैं। तंबाकू के धुएं भी निकलते हैं, आपने सुना होगा, पहले भी सिगरेट पे सवाल आता है। लकड़ी के जलने से भी निकलता है, देन रोगन की लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करने से भी, और पॉली यूरीथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग करने से भी। तो सबके सब सही हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है, तो इनमें से कौन से कार्य या नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, कुछ रिलीफ दे सकते हैं। तो अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना, हाँ तो उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, नहीं है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब तीसरा देखिए, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनता को बनाए रखना, तो ये ठीक है। 1 और 3 आर करेक्ट। 1 एंड 3 का तो ऑप्शन ही नहीं है। थर्ड तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट को भी छोड़ देते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट। 50 नंबर क्या कहता है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपए की नकद राशि निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा। पहला क्या कहता है, मुद्रा की पूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी, नहीं। दूसरा कहता है मुद्रा की पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि होगी, ये भी नहीं।
तीसरा कहता है मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। बाकी के सवालों को के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे एक्सपर्ट आते हैं पॉलिटी वाले और करंट अफेयर वाले, वो बाकी के सवालों को भी देख लेंगे। बाकी सेक्शंस के लिए सबके लिए अलग अलग, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं, और फटाफट आपको दूसरा वीडियो जल्दी मिल जाएगा।